नमस्कार, मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर। बेटा हुमायूं जब पढ़ा बिहारी के चक्कर में खेला होबे और खेला अनोखा हुआ। तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में हम बतला चुके थे कि हुमायूं एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको राज सत्ता विरासत में मिली थी, जिसके संदर्भ में हमने यह भी कहा था कि हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ भाग्यवान होता है। लेकिन तब जब उसने तमाम जंगों को 1532 ईस्वी में चुनार, दुहरिया और कालिंजर को जीता, 33 में अपनी ताकत को दिखाने के लिए कि मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के उद्देश्य से उसने दिनपनाह का निर्माण किया, 34 में अपने सगे संबंधियों मिर्जा बंधुओं को हटाया और 1535 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में उसी बहादुर शाह को हराता है। अब आगे की कड़ी की कहानी यह है कि हुमायूं आज शेर शाह के चंगुल में पड़ा। माना कि शेर शाह अफगानी था, लेकिन उसके रगों में बिहारियत किया हुआ थी, बिहार में रहा था, बिहार का ही था। शेर शाह बार बार हुमायूं को बुलाता और हुमायूं को जंग लड़ने के लिए दावत देता, लेकिन शेर शाह लड़ने के लिए नहीं बुलाता था। शेर शाह हुमायूं की ताकत को जानने और पहचानने के लिए बुलाता था। वो बुलाता इस संदर्भ में था कि जरा हम जान लें, जरा हम देख लें कि तेरी ताकत क्या है, मेरी ताकत क्या है। शेर शाह को लगता है यारा कि देख विषमता तेरी मेरी, तेरा है न भर में संसार और मेरा है 2 फुट का संसार। शेर शाह को जब भी लगता कि इससे लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसीलिए लड़ता नहीं, भाग जाता। लेकिन भागता नहीं था बिहारी ना, बुद्धि लगाता। और बिहारी आंख से काजल नहीं चुलाता यार, वो आंखें निकाल लेता है कि बेटा कभी भी होश होगा तो तुम खोजेगा काजल का, आंखियन रहेगा तो खोजेगा कौन चीज। जानते हो हुमायूं की 2 कमजोरी धराया। एक नंबर 1 कमजोरी ये थी कि वो बहुत बड़ा अफीमची था, अफीम का सेवन जबरदस्त करता था। और दूसरा कॉमन बीमारी था जो तुम लोगों को है, सुंदरियां उसको बहुत पसंद थी। शेर शाह बुलाता और किले में उच्च नस्ल का अफीम और सुंदरियों से पूरे किले को पाट देता। अंधे को एक आंख चाहिए, हुमायूं को तो यहाँ झकाझक, चक चक और चमचम दुनिया भर आंख मिल जाता। वहां अपना समय जाया करता और इस समयावधि को शेर शाह अपनी ताकत को बढ़ाने में लगाता। ऐसे ही एक वारदात 1539 को हुई। 1539 ईस्वी में उसको बुलाया जाता है, हुमायूं आता है चौसा के मैदान में। ये लड़ाई लड़ी जाती है जो जाना जाता है इतिहास के पन्नों में चौसा के युद्ध में। और जब हुमायूं आया, जानते हो गौर में था। गौर गंगा नदी का ऊपरी तट है, जहां गंगा नदी का पानी चढ़ नहीं सकता। हुमायूं कहा, शेर शाह ने कहा हुमायूं को, हम वहां नहीं लड़ेंगे, आप नीचे उतरो। नीचे उतारता और मोनगिर ले आता है, मोनगिर। हुमायूं को लगा कि अब तो लड़ेगा, लेकिन अपने संदेश वाहक के माध्यम से शेर शाह फिर सूचना भिजवाता है कि हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। हुमायूं अवाक हो गया, लड़ेगा क्यों नहीं। एकदम सटीक और स्पष्ट बहाना बनाया, और जिस चीज को बहाना बनाया उसको जमीन पर उतारा। आधुनिक झारखंड के पलामू के इलाका में जो चेर जनजाति के लोग थे, उन लोगों को प्रति वो कहा कि चेर जनजाति के जो लोग हैं उसमें महारथ चेरो नाम का एक व्यक्ति है जो बगावत किए हुए। तुम पहले जब तक महाराज चेरो के बगावत को समाप्त नहीं कर देते तब से तुमसे कोई जंग नहीं लड़ेंगे। हुमायूं ने देखा भी कि वाकई ये जंग लड़ने के मूड में, तो उसको आश्वस्त हो गया कि बंदा जंग लड़ेगा नहीं। हुमायूं आश्वस्त है, लेकिन एक ये अपने निर्णय को बदलता है। इस ओर गंगा नदी एकदम उफान पर है, जून का महीना है। ये 3 तरफ से हुमायूं की सेना को इस कदर घेर देता है, इस तरह घेर देता है, 3 तरफ से घेर देता है और एक तरफ छोड़ देता है जहां गंगा नदी उफान पर है। 25 जून की अर्धरात्रि का बेला है, जिसको इतिहास के पन्नों में 26 जून कहा गया, और एकाएक उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। हुमायूं के सैनिकों को न तोप दागने का वक्त मिला, न अपने साजो सामान को तैयार करके जंगे मैदान में आने का वक्त मिला। भागते हैं और भागते हुए उस ओर भागते हैं जिस ओर शेर शाह चाहता था, उस ओर गंगा नदी उफान पर थी। यारा ज्यादातर सैनिक तो गंगा लाभ पाए, और उसी दरमियान हुमायूं भी उस ओर भागता है। और भागते हुए वह भी जैसे वो भाग रहा है, वो एकाएक वो भी गंगा नदी में कूद जाता है। लेकिन महज एक संजोग है यारा, एक व्यक्ति जिसका नाम निजाम है, जिसका काम ही था लोगों को गंगा नदी पार करके अपने परिवार का परवरिश करना, वो अपनी मस्क उसको और उठा के फेंकता है। हुमायूं उसको पकड़ता है। हुमायूं को पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं, हमको बचा कौन रहा है और क्यों रहा है। और निजाम को भी पता नहीं कि मैं उसे बचा क्यों रहा हूं, और उसको गंगा नदी पार करा देता है। उस ओर पहुंचने के बाद हुमायूं पूछता है कि तुम हो कौन। निजाम कहता है कि मैं एक साधारण अदना सा व्यक्ति हूं, मेरा काम है लोगों को नदियां पार कराना और बदले में मिले हुए पैसे से अपने बच्चे का परवरिश करना। हुमायूं कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, मैं मुगल बादशाह हुमायूं हूं।
तुमने बहुत बड़ा काम किया। हुमायूं के शरीर में जो जेवरात होता है वो खोलकर उसको दे देता है। निजाम खुश होता है, लेकिन निजाम को ये निमंत्रण देता है हुमायूं कि तुम आओ दिल्ली के तख्त पर, एक दिन के लिए तुमको हिंदुस्तान का तख्त ताज अर्थात बादशाह बनाएंगे। निजाम सहजतापूर्वक स्वीकार करता है, लेकिन बिहारी है यारा। वो दिन इतिहास के पन्नों में कैसे अमर हो और कैसे मैं वीडियो बना के तेरे पास आऊं और तुम कैसे देखने को ललायित हो, एक रकम छोड़ गया और उसने उस एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का चलाया और इसी के लिए वो मशहूर है। ये उदाहरण निजाम का तुमको मिलेगा, जेल मेहता की किताबें उठा करके पढ़ लेना। ये घटना 1539 की थी। आज शेरशाह के हाथों में हुमायूं की पूरी ताकत है। उसका घोड़ा, उसका हाथी, उसका तोप, उसका गोला, उसका बारूद, सब कुछ हुमायूं के शेरशाह के हाथों लग चुका है। और अब शेरशाह बढ़िया से जान रहा है कि अगर वक्त मिल गया हुमायूं को तो उसके पास संगठनिक क्षमता की कोई कमी नहीं है। अगर वक्त मिल गया हुमायूं को तो वो इतिहास के पन्नों में फिर से एक नया इतिहास रच सकता है। इसलिए हुमायूं को वक्त नहीं देना है। तो करना क्या है? हुमायूं अपने भाई कामरान से, अस्करी से और हिंदाल से अनुनय विनय और आग्रह करता है कि आओ मिलकर के हम भाई अपनी सत्ता और अपनी सत्ता को कायम रख लें। लेकिन कामरान तैयार नहीं होता। अस्करी और हिंदाल उसको साथ देने को तैयार होता है। एक बार फिर 1540 ईस्वी में बिसात बीतता है बिलग्राम उर्फ कनौज के मैदान में। 1540 का ये कालखंड है। 1540 में बिलग्राम उर्फ कनौज के मैदान में बिसात बीतता है। हुमायूं अपनी पूरी लावा लश्कर के साथ उतरता है, लेकिन वो लावा लश्कर जो छोड़ करके चला गया था, जिसको शेरशाह ने प्राप्त किया था, आज वही शेरशाह उसके ऊपर भारी पड़ता है और शेरशाह इस जंग को आसानी पूर्वक जीत लेता है। ये इतिहास है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरी पानी पैठ, जिन बौनाडू भंडरा रहा किनारे बैठ। यारा जीवन में जब तक रिस्क लोगे नया इतिहास रचोगे। यही काम तो शेरशाह ने किया। अंततः शेरशाह की जीत हो जाती है और जीत हो जाने के बाद शेरशाह इस जंग को जीत जाता है। जीत हो जाने के बाद हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े शासकों को शेरशाह ने हिदायत दिया कि बेटा जो करना सो करना है। हुमायूं को जो साथ दोगे वो मेरा नंबर 1 दुश्मन होगा। हुमायूं को भारत से भागने में आफत है। रात्रि जब अंधकार में डूबता, हुमायूं सिंध के लिए प्रस्थान करता। सवेरे होने से पहले ही कोई कंदरा में, कोई गुफा में वो छुप जाता। 1541 ईस्वी में उसने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया और हमीदा बानो बेगम के गर्भ में 1542 में एक बच्चा पल बढ़ रहा है। और अंततः 1542 में जब उसके गर्भ में बच्चा था, प्रसव का आखिरी महीना है, उसी दरमियान हुमायूं का प्रस्थान भी है। एक रोती और चीखती महिला है, चूंकि प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुका है। तब एक व्यक्ति ने उस चीखती चिल्लाती महिला के ऊपर मेहरबानी करता। वो व्यक्ति कोई और नहीं, राणा बिरसाला है। और उसी राणा बिरसाला ने हमीदा बानो बेगम को कहा, हुमायूं को कहा कि तुम अपनी बीवी को मेरे यहां तब तक रख सकते हो जब तक ये बच्चे को जन्म नहीं दे देती, और उसके बच्चे के जन्म के उपरांत तुम अपनी बीवी को यहां से ले जाना, लेकिन तुम यहां रह नहीं सकते क्योंकि मैं शेरशाह से बैर ले नहीं सकता। यही हुआ। उस वक्त वहां से कुछ दूर एक झील के किनारे बैठा है हुमायूं, पीपल वृक्ष का नीचे। उसके आसपास चंद सहयोगी लोग हैं। और इसी दरमियान होता यह है, वो इंतजार में हुमायूं की विवलता चरम पर है कि न जाने क्या आलम होगा हमीदा बानो बेगम का। एकाएक हाँफता हुआ द्रुतगामी संदेश वाहक आता है और हुमायूं को कहता है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हुमायूं भाव विवल हो जाता है। यारा आंखों से अविरल आंसू की धारा है। दुख की भी है और खुशी की भी है। दुख इस बात का है कि काश मेरे पास सत्ता होता तो आवाम की जनता इस बात का जश्न मना रही होती कि संपूर्ण साम्राज्य को एक राजपुत्र मिला है। लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है कि मेरे पास सत्ता नहीं है। लेकिन उसके पास एक छोटा सा कस्तूरी होता है। वो कस्तूरी अपने साथियों के बीच बांटता है। परवरदिगार से प्रार्थना करता है कि हे परवरदिगार, जिस प्रकार ये कस्तूरी संपूर्ण वातावरण को सुवासित करता है, ठीक वैसे ही मेरा ये बेटा मेरे नाम को रोशन करे। ठीक वैसे ही ये बेटा मेरे नाम को रोशन करे। ये घटना 1542 की है। इस प्रकार अकबर का जन्म 1542 का है। अब धीरे धीरे हुमायूं का काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। उसको जाना सिंध है। क्यों? क्योंकि सिंध के शासक से उसको लेना सहयोग है। सिंध का शासक उसको सहयोग प्रदान करता है। इस दरमियान नवजात शिशु अकबर के ऊपर जानलेवा हमला भी होता है। अकबर को प्रकृति पुत्र कहा गया है
क्यों कहा गया, इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कि अकबर प्रकृति पुत्र है, अकबर अनपढ़ क्यों रह गया और उसे प्रकृति पुत्र क्यों कहा गया। इस संदर्भ में आप लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा। दूसरी चीज, लाइक करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी के ऊपर हम छोड़ते हैं, लेकिन सुझाव देना ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर लगे कि वीडियो में जान है, धार है, आप लोगों की दशा और दिशा हम बदल सकते हैं और वाकई कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको अप्रोच दे सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। जय हिंद, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। जय भारत।